मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 18 लेसन ग्रामर में सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर्व प्लस नाम, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर्वनाम ये दो शब्दों से जुड़कर बना है। जो सर्वनाम है वह दो शब्दों से जुड़कर बना है। सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम। सबका नाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम। तो ये दो शब्दों के मेल से या दो शब्द के जुड़ने से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम मतलब नाम, सबका नाम। कह सकते हैं हम कि प्रत्येक, सभी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम। तो नाम जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान का एक नाम होता है, पर ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग में आ सके, सभी को अलग अलग ना बुलाना पड़े, सभी के लिए एक ही नाम का प्रयोग हो सके, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्व का मतलब होता है सबका, नाम का मतलब नाम, सबका नाम। चाहे प्रत्येक वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, सभी के लिए एक नाम का प्रयोग हो, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है सचिन, दूसरा चित्र है महेंद्र धोनी और तीसरा चित्र है विराट। पहला सचिन, दूसरा धोनी और तीसरा विराट। तो तीनों के चित्र है, लेकिन तीनों के चित्र पर देखो डैश लगाकर एक ही तीनों का नाम न लेने पर भी हमने इन तीनों का नाम नहीं लिया है, और फिर भी ये तीनों महान खिलाड़ी हैं। तो ये जो शब्द है ये शब्द है वो तीनों के लिए प्रयोग में आ गया। जो ये लिखा है लाल पेन से, जो राउंड लगाया हुआ है, ये लिखा हुआ है, जो ये है वह तीनों के लिए प्रयोग में आ गया। इन तीनों के अलग अलग नाम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी हैं, महेंद्र धोनी महान खिलाड़ी हैं, विराट कोहली महान खिलाड़ी हैं। ऐसा न लिखने की बजाय अगर हम ऐसे लिखें ये तीनों महान खिलाड़ी हैं, तो देखो नाम के स्थान पर क्या आ गया, ये। तो ये, वह, यह, तुम, आप, ये सब क्या हैं, सर्वनाम है। ये सब क्या है, सर्वनाम है। कि इन तीनों की जगह पर एक ही शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तीनों संज्ञा शब्दों के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे यह सर्वनाम शब्द है। समझ में आया ना आप लोगों को? अब हम देखेंगे कि जो 3 चित्र दिए गए हैं, पहला चित्र है ताजमहल का, दूसरा चित्र है कुतुब मीनार का और तीसरा चित्र है लाल किला का। हम तीनों चित्र देखते हैं। जिस प्रकार से हमने इसके ऊपर देखा था कि सचिन तेंदुलकर का तस्वीर थी, चित्र था, महेंद्र धोनी का चित्र था और विराट कोहली का। तो ये तीनों के चित्र की जगह पर हमने ये का प्रयोग किया कि ये तीनों महान खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार से ये जो नीचे वाला चित्र है ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किला, तो अब इन तीनों के लिए भी हमने किस शब्द का प्रयोग किया, इन शब्दों का प्रयोग किया। इन इमारतों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अब हमने इन शब्द से तीनों को सुशोभित कर दिया है, लेकिन अगर हम तीनों को अलग अलग लिखते तो वो हमें अच्छा नहीं लगता कि ताजमहल ने, इमारतों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, कुतुब मीनार की इमारत ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, लाल किला की इमारत ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हम तीनों को एक साथ ले लें तो भाषा कैसी संक्षिप्त भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है।
और समझने में भी आसानी हो जाती है। तो इन तीनों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है कि इन इमारतों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो इन सर्वनाम शब्द है, इन क्या है, सर्वनाम है। इन शब्द का प्रयोग सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया गया। इन जो लिखा हुआ है लाल पेन से, इन क्या है, सभी संज्ञा शब्द के स्थान पर। सभी संज्ञा शब्द क्या है, जैसे ताजमहल संज्ञा है, नाउन है, कुतुब मीनार नाउन है, लाल किला नाउन है। तो ये तीनों नाउन है, तीनों संज्ञाएं हैं। अब इन तीनों संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया, इन। तो जो इन है वह क्या है, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आगे देखेंगे कि यदि ऊपर दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त वाक्य को बार बार लिखेंगे या 3 बार लिखेंगे तो शब्द कैसा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम देखते हैं कि पहला, ताजमहल ने हमारे देश का नाम रोशन किया, लाल किला ने हमारे देश का नाम रोशन किया, कुतुब मीनार ने हमारे देश का नाम रोशन किया। तो ऐसे हम लिखेंगे तो भाषा खराब लगेगी, वाक्य खराब लगेगा। तो इन सर्वनाम शब्द का ऐसा शब्द है जो ऐसा शब्द है जो तीनों के नाम के स्थान पर लिखा गया है। तीनों के नाम कौन कौन से थे, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला। इन तीनों के स्थान पर इन शब्द का प्रयोग कर दिया है, जिससे भाषा कैसी लग रही है, जो लेखन लिखा हुआ कैसा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है और छोटा भी लग रहा है और प्रभावशाली भी लग रहा है। तो बार बार एक नाम का प्रयोग करने से भाषा अच्छी नहीं लगती, भाषा का जो प्रभाव होता है वह घट जाता है, इसीलिए वह अच्छा नहीं लगता। अतः हम कह सकते हैं, अब हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा, डेफिनेशन देखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान अर्थात उसकी जगह पर, संज्ञा की जगह पर किया जाता हो, या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? फिर से उसकी डेफिनेशन, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम, मैं, आप, स्वयं। समझ में आया ना आप सभी लोगों को? ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक और पांचवा संबंधवाचक। लास्ट है 6 निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से इसके 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चित वाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन, फिर उसका एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर बैठना ग्रामर की, जिसमें पेज नंबर 12114 है, 114 80 नंबर का लेसन है। ध्यान दीजिएगा आप सभी कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ, तो अब हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। वक्ता, श्रोता। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। श्रोता मतलब होता है सुनने वाला, और अन्य मतलब होता है तीसरा व्यक्ति। जो 2 व्यक्ति होते हैं, पहला होता है वक्ता बोलने वाला, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, और अन्य का मतलब होता है तीसरा व्यक्ति।
तो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता, श्रोता, अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम चित्र में देखते हैं कि 3 बच्चे हैं यहाँ पर। तो पहला बच्चा बोल रहा है मैं तुम्हें, उसने मेरे लिए, अपने लिए भी उपयोग कर लिया, मैं तुम्हें, तुम्हें बाजू वाले अपने दूसरे वाले बच्चे के लिए प्रयोग कर लिया और उसे तीसरे वाले के लिए भी कर लिया। मैं तुम्हें और उसे अपने जन्मदिन की तस्वीर दिखाने लाई हूँ। तो यहाँ पर वक्ता बोलने वाला भी था, श्रोता सुनने वाला भी था और अन्य व्यक्ति भी था। तो इन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उपर्युक्त बातचीत में जो ये लोग बातचीत कर रहे हैं तीनों मित्र, तो उसमें मैं, वक्ता बोलने वाले के लिए, तुम्हें श्रोता सुनने वाले के लिए यानी सुनने वाले के लिए तथा उसे अन्य किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है। अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं। तो इसमें है पहला उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है सिर्फ मेरे लिए, मैं। मध्यम पुरुष का मतलब होता है तुम्हारे लिए, सेकंड नंबर का जो व्यक्ति उसके लिए। और अन्य पुरुष का मतलब होता है जो तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, बराबर। उत्तम पुरुष का मतलब सिर्फ मैं, मेरे लिए, और मध्यम पुरुष का मतलब होता है जो तुम्हें, बराबर। और अन्य पुरुष का मतलब होता है जो तीसरे के लिए। 3 लोगों का बताया, पहला मेरे लिए, सेकंड जो हमारा जो मित्र है साथ में उसके लिए, और तीसरा जो अन्य मित्र है, अन्य मतलब जो तीसरा वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो पहला इसके अंदर देखेंगे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए, निज का अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम श्वेता है, तो मेरे लिए मैंने प्रयोग किया। हम पिकनिक जा रहे हैं, तो हम हमारे लिए, हम और मैं एक वचन और बहुवचन हो जाता है, ठीक है। तो मेरा, हम, मैं, मुझे, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं। समझ में आया? सेकंड है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या है कि वक्ता द्वारा श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए, पहले क्या था? बोलने वाले के लिए। उत्तम पुरुष में क्या था? बोलने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। जैसे मैं हिंदी पढ़ती हूँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मुझे हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, हम विद्यालय जाते हैं। और मध्यम पुरुष में क्या है? सुनने वाले के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया ना? पहले जो उत्तम पुरुष था वह बोलने वाला था, और मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, तुम्हारी दीदी कहाँ है? तुम्हारी मतलब सेकंड व्यक्ति से बोल रहे हैं। तुम्हारी दीदी कहाँ है? कमरे में बैठी है। तुम्हें कोई काम है? तुम्हें मतलब सेकंड व्यक्ति से बोला जा रहा है। तो उपयुक्त वाक्य में तुम्हारी, तुम्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। और अन्य उदाहरण भी देखेंगे, और भी उदाहरण देखेंगे। तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो। तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? तुम्हें प्रतिदिन सैर करने जाना चाहिए। तुम्हें पिताजी का कहना मानना चाहिए। मतलब ये सब क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम हैं। अब हम देखेंगे अन्य पुरुष सर्वनाम। देखो, पहला जो व्यक्ति था, सबसे पहला था, उसने अपने लिए बोला। सेकंड नंबर ने खुद के लिए बोला, और तीसरा है ये अन्य, अलग।
अन्य मतलब जो तीसरा व्यक्ति। तो कहने और सुनने वाले के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब उसके बाद, कहने और सुनने वाले के बाद किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? जैसे वह मेरा भाई है, तो दो बच्चे हैं पर वह तीसरे के लिए कह रहा है कि वह मेरा भाई है। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसने मुझे अपने बारे में कल बताया है। तो वह, उसे, उसने, उन्हें, वे, ये सब शब्द क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। समझ में आया? नहीं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, खाली पुरुषवाचक नहीं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आया? चलिए अब हम देखेंगे आगे। सेकंड नंबर है, अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमारा पहला ही हुआ था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखेंगे सेकंड नंबर का, 2 नंबर का, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, खाली एक ही वर्ड आप ध्यान दो। निश्चय मतलब होता है हमें अच्छी तरह से पता हो। निश्चय मतलब हाँ, हमें पता है कि हमारी ये चीज़ यहीं पर है। समझ में आ रहा है? और अनिश्चय मतलब क्या होता है? हमें पता नहीं है। निश्चय का मतलब हमें पता है कि हमारी ये चीज़ यहीं पर रखी हुई है। ठीक है? आपका घर कहाँ है, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपका घर यहाँ है, लेकिन आपका कोई फ्रेंड है और आपको उसका घर नहीं पता, तो क्या हो गया? अनिश्चय, कि मुझे उसका घर पता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे घर के बारे में पूछा जाए तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, हाँ मेरा घर निकोल में इस जगह पर सुकुन चारस्ता पर है। तो आपको पता है सुकुन चारस्ता पर आपका घर है, तो वो क्या हो गया? निश्चित। लेकिन अभी आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप जानते नहीं हो, उसका घर आपने नहीं देखा, तो आप क्लियर उसका एड्रेस बता सकते नहीं हो, तो वो आपके लिए क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। समझ में आया? तो अभी पहले हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। किसी निश्चित व्यक्ति कि हाँ ये व्यक्ति ये है, ये वस्तु यहीं पर रखी हुई है, तो उसके सामने संकेत किया जाता हो, उसे यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम चित्र में देखते हैं कि जो बच्चा है वो घर की तरफ इशारा कर रहा है, यह मेरा घर है, उसे अच्छी तरह से पता है ये मेरा घर है। फिर 2 बच्चे बोल रहे हैं यह मेरी घड़ी है और वह तुम्हारी घड़ी है, तो दोनों बच्चों को पता है ये मेरी घड़ी और वह तुम्हारी घड़ी है सेम, लेकिन उन्हें फिर भी पता है। तो यहाँ पर उपयुक्त वाक्य में हमने देखा यह और वह, तो यह वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ये सभी मेरे मित्र हैं, आप ही हमारे अध्यापक हैं, ये मेरे खिलौने हैं, यह हमारा विद्यालय है। तो ये सब चीज़ें इनको निश्चित तौर पर पता है कि ये सब चीज़ें इस जगह पर हैं, ये चीज़ मेरी है। आपकी पुस्तक आपके पास नहीं है और किसी के पास मिल रही तो आपको तुरंत पता चल ये मेरी पुस्तक है। ठीक है? तो आपको निश्चित तौर पे पता है कि आपकी, तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम देखेंगे 3rd नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो आपको पता नहीं है अच्छी तरह से कि ये चीज़ वहाँ है कि नहीं है। ठीक है? तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पिताजी कोई आपसे मिलने आया है, कोई मतलब मुझे पता नहीं कौन है, तो पिताजी आपसे कोई मिलने आया है। देखो पेड़ के नीचे कुछ गिरा पड़ा है, हमें निश्चित तौर पे पता नहीं है कि वो क्या है, तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो उपयुक्त वाक्य में कोई और कुछ, यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम हुआ। इसके अन्य उदाहरण भी देखते हैं हम कि पानी में कुछ गिर गया है, किसी ने तुम्हारी पेंसिल ले ली, आपसे कोई मिलने आया है, गद्दे के नीचे कुछ रखा है। तो कुछ, किसी, कोई, ये सब क्या है? अनिश्चित है, हमें अच्छी तरह से पता नहीं है।
अब हम देखेंगे 4 नंबर का प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे ज़्यादा सरल है, आपको याद होना चाहिए कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न के बारे में किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम चित्र में देखेंगे, दादी आप बाजार कब जाओगी। दादी संज्ञा हो गई, तो संज्ञा के लिए क्या हो रहा है, उसके विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है कि दादी आप बाजार कब जाओगी। यह एल्बम में कितनी तस्वीरें हैं। तो ये सब क्या है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो उपयुक्त वाक्य में आप कब और कितनी शब्द संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्न का बोध करा रही है, बराबर। अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और भी उनके उदाहरण हम देखेंगे। ऐसे सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। जैसे यह पुस्तक किसकी है, किसकी है। गौरव कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क। बाहर कौन खड़ा है, क्वेश्चन मार्क। माँ ने क्या बनाया, क्वेश्चन मार्क। तो किसकी, कहाँ, कौन, क्या, किसी आदि शब्द क्या होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले होते हैं, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम देखेंगे 5th नंबर का संबंधवाचक सर्वनाम। देखो ये भी बहुत सरल है। संबंध मतलब एक दूसरे का रिश्ता बताना, एक दूसरे के अंदर संबंध बताना। जैसे आप और आपका मित्र, तो एक दूसरे में दोस्ती का संबंध है। तो यहाँ पर जो शब्द वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए हुए शब्दों का, जो वाक्य बनाते हैं, उन शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं। जो वाक्य बनता है उस वाक्य के अंदर परस्पर संबंध बताते हों, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, चित्र में हम देखेंगे, जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है। जो और वो, जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है। तो जो वाक्य है, तो वाक्य पूरा एक दूसरे से मिला हुआ है, एक दूसरे से संबंध बता रहा है। जो पढ़ रही है यानी जो क्या है और वो, तो जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है। तो जो और वो क्या है, संबंध बता रहा है। फिर आगे हम देखेंगे, जिसने झूठ बोला है उसे सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। तो वाक्य को संबंध में बदल रहा है, जिसने और उसने। देखा आपने, उपयुक्त वाक्य में जो, वो, जिसने, उसने, ये क्या बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम बता रहे हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं हम उनके कि जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो जो और वो, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जहाँ और वहाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह से हम देखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपने लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने आप के लिए, उसे कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता मतलब मैं अपने लिए खुद करती हूँ। जिन सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मैं अपने लिए खुद करूँ या खुद करती हूँ या स्वयं के लिए करती हूँ, तो उसे कहेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। जैसे हम देखते हैं, मैं अपनी चीज़ खुद आ गया, खुद मतलब मैं खुद संभाल कर रखूँगी। दूसरा देखते हैं, मैं अपनी पुस्तकों पर अपना नाम स्वयं लिखूँगी। स्वयं मतलब भी खुद। माँ, अब से हम दोनों अपना काम अपने आप करेंगे, अपने आप। तो यहाँ हमने देखा उपयुक्त चित्र के अंदर कि खुद, अपने आप, स्वयं, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण इसके हम देखते हैं कि मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, मैं अपनी रोटी स्वयं बना रही हूँ, मैं अपने आप घर जाऊँगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो जो शब्द खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो सर्वनाम शब्द अपने लिए या स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्य उदाहरण हम देखेंगे, खुद, स्वयं, अपने आप, खुद के लिए,
ये शब्द क्या है, अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के रूप। अभी तक हमने देखा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद देखे। अब हम देखेंगे सर्वनाम के रूप। तो पहला है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले क्या था, उसके भी 3 भेद थे ना। तो उत्तम पुरुष था, मध्यम पुरुष था और अन्य पुरुष था। तो उत्तम पुरुष में मैं मतलब अपने लिए। तो यहाँ पर कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध और अधिकरण। और एक वचन में कर्ता जब अपने लिए प्रयोग करता है तो क्या करता है, मैंने। लेकिन वही शब्द को अगर उसे बहुवचन में करना होता है तो हमने। कर्म में एक वचन के लिए मुझे, मुझको, लेकिन बहुवचन में हमें, आपको। करण में मुझसे, मेरे द्वारा, बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। फिर संप्रदाय में एक वचन में मुझे, मुझको, मेरे लिए। फिर आएगा बहुवचन में हमें, आपको, हमारे लिए। अपादान मतलब मुझसे, पृथक मतलब अलग होना, तो हमसे, बहुवचन में हमसे। संबंध में आएगा एक वचन मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन में आएगा हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में है एक वचन मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन में है हम में, हम पर। अब सेकंड देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष। बराबर, पहले हमने देखा उत्तम पुरुष, अब हमने देखा मध्यम पुरुष तू। बराबर। अब इसमें है कारण और एक वचन, बहुवचन। तो इसमें कारण में है कर्ता जब एक वचन में प्रयोग करता है तो तू, तूने, और बहुवचन में करता है तो तुम, तुमने। कर्म में एक वचन में तुम, तुझको, बहुवचन में तुम्हें, तुमको। करण में तुमसे, तेरे द्वारा, और बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदाय में तुझे, तुझको, तेरे लिए, बहुवचन में तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान में एक वचन तुझसे, बहुवचन में तुमसे। संबंध में तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण में एक वचन में तुझ में, तुझ पर, और बहुवचन में तुम में, तुम पर। अब देखेंगे थर्ड पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, वह। तो हम यहाँ देखेंगे कारक में कर्ता का है एक वचन वह, उसने, बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म में एक वचन उसे, उसको, बहुवचन उन्हें, उनको। करण में उससे, उसके द्वारा, बहुवचन में उनसे, उनके द्वारा। संप्रदाय में एक वचन उसको, उसे, उसके लिए, बहुवचन में उनको, उनके लिए। अपादान में एक वचन उससे, बहुवचन उनसे। संबंध में उसका, उसकी, उसके लिए, बहुवचन में उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में उसमें, उस पर, बहुवचन में उनमें, उन पर। 4 नंबर का निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यह, वह। ठीक है। तो इसमें कारक है कर्ता है एक वचन यह, इससे। अब यह इसको बहुवचन में बदलेंगे तो ये, इन्होंने। कर्म में है एक वचन इसे, इसको, बहुवचन में इन्हें, इनको। करण में इससे, बहुवचन में इनसे। संप्रदाय में एक वचन इसे, इसको, इसके लिए, इससे। बहुवचन में इन्हें, इनको, इनके लिए, इनसे। अपादान में एक वचन इससे, बहुवचन इनसे। संबंध में इसका, इसकी, इसके।
बहुवचन में इनका, इनकी, इनके। अधिकरण में एक वचन इसमें, इस पर। बहुवचन में इनमें, इन पर। अब हम देखेंगे आगे 5 नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है कोई, कुछ, बराबर, जिसका पता न हो। तो कारक है इसमें कर्ता, इसमें कारक का कर्ता है कि कर्ता में एक वचन कोई, किसी ने। बहुवचन में कोई, किन्हीं ने। कर्म में है एक वचन किसी को, बहुवचन में किन्हीं को। करण में है एक वचन किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान में है एक वचन किसी को, किसी के लिए, बहुवचन किन्हीं को, किन्हीं के लिए। फिर हम आगे देखेंगे अपादान, एक वचन किसी से, बहुवचन किन्हीं से। संबंध एक वचन किसी का, किसी में, किसी को, बहुवचन किन्हीं का, किन्हीं में, किन्हीं को। अधिकरण किसी में, किसी पर, एक वचन, बहुवचन किन्हीं में, किन्हीं पर। अब हम देखेंगे 6 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। जो, वो, उससे, उसे, यह सब संबंध बताते हैं। तो इसमें कारक है कर्ता, कर्ता का एक वचन जो, जिसने, बहुवचन जो, जिन्होंने। कर्म एक वचन जिसे, जिसको, बहुवचन जिन्हें, जिनको। करण में एक वचन जिससे, बहुवचन जिनसे। संप्रदाय एक वचन जिसको, जिसके लिए, बहुवचन जिनको, जिनके लिए। अपादान एक वचन जिससे, बहुवचन जिनसे। संबंध एक वचन जिसका, जिसकी, जिसके, बहुवचन जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण एक वचन जिनमें, जिन पर, बहुवचन जिनमें, जिन पर। लास्ट 7 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह है कौन। तो कर्ता है कौन, किसने, एक वचन, बहुवचन में वही वर्ड है कौन, किन्होंने। कर्म में एक वचन किसे, किसको, बहुवचन में किन्हें, किनको। करण में एक वचन किससे, किसके द्वारा, बहुवचन किनसे, किनके द्वारा। संप्रदाय में एक वचन किसे, किसको, किसके लिए, बहुवचन में किन्हें, किनको, किनके लिए। अपादान एक वचन में किससे, बहुवचन में किनसे। संबंध में एक वचन किसका, किसको, किसके, और बहुवचन में किनका, किनको, किनके। अधिकरण में किस में एक वचन किसमें, किस पर, बहुवचन किन में, किन पर। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये पूरा लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सर्वनाम आपको पता चल गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार क्या क्या हैं, सर्वनाम के रूप क्या हैं, ये सब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। फिर भी हम लास्ट में एक बार और देख लेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने ये लेसन पूरा समझ लिया है, अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज हम लिखित एक्सरसाइज देखेंगे, पेज नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत निशान लगाइए। अगर लाइन सही है, वाक्य सही है तो सही करना है, गलत है तो गलत करना है। तो इसमें पहला देखेंगे हम क्वेश्चन, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसीलिए यह गलत है। ख देखेंगे, बोलने वाले अपने लिए निज सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं।
यस, सही है, सही का निशान। ग नंबर, निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। गलत, निश्चितवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम लिखा है, इसीलिए क्या आएगा? गलत का निशान आएगा। आगे घ नंबर देखेंगे। कर्ता द्वारा अपनत्व दर्शाने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। सही। आगे देखेंगे ड नंबर। आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदरार्थक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। सही। पहली एक्सरसाइज पूरी हुई। सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के आधार पर सर्वनाम के सही भेद पर सही निशान लगाइए। तो इसमें पहला है क नंबर का, मैं हिंदी पढ़ती हूँ, तो जो रेखांकित शब्द है वो है मैं। तो मैं अपने लिए प्रयोग होता है या फिर मध्यम पुरुष के लिए या उत्तम पुरुष के लिए या अन्य पुरुष के लिए? तो मैं उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, इसलिए हमको उत्तम पुरुष पर टिक लगाना है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष की मध्यम पुरुष तो उत्तम पुरुष। ख नंबर है, मेरा काम आपसे ही होगा, तो निजवाचक सर्वनाम होगा या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? तो निजवाचक सर्वनाम। ग नंबर, कोई आपसे मिलने आया है, तो कोई यानी हमें पता नहीं है कि कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। घ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक सर्वनाम। बराबर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, निश्चयवाचक सर्वनाम न होकर संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आगे देखेंगे, यह हमारा विद्यालय है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे 4 नंबर देखते हैं। बाहर कौन खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम की प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है कि देख कर लाना चाहिए। पानी में 2 शब्द दिए हैं, हमें दोनों में से देखना है कौन सा सही है। तो देख कर लाना चाहिए, पानी में कुछ गिरा है, तो कुछ आएगा। सेकंड है, आज हम सब फिल्म देखेंगे। आज हम सब फिल्म देखेंगे, तो हम आएगा। आगे ग नंबर, खाली जगह पिताजी का कहना मानना चाहिए। मैं कि हमें, तो हमें पिताजी का कहना मानना चाहिए। घ नंबर, जो आलस्य करते हैं खाली जगह बाद में पछताते हैं, तो वो आएगा, जो आलस्य करते हैं वो बाद में पछताते हैं। ड नंबर, हमने जो बोया है सो काटेंगे। हमने जो बोया है सो काटेंगे, तो जो और सो। 4 नंबर, खाली जगह हमारे घर कब आओगे, तो आप या तुम, तो आप हमारे घर कब आओगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। तो पहला है इसमें, कौन आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कौन आ रहा है, तो सर्वनाम है कौन, तो हमने लिखा है कौन। नेहा ने मुझे कहानी की पुस्तक दी, तो मुझे। ग नंबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी। तुम्हारा घर यह वह नहीं, वह है तुम्हारा। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो मैं। वह वस्ता लाओ जो दादाजी ने दिलवाया था, तो वह। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो वे चला गया, तो वो चला गया। किनकी बहन आई थी, किसकी बहन आई थी,
ग, जब हमने आया तब तुमने गया, जब हम आए तब तुम गए। घ, मेरी पिताजी दफ्तर गए हैं, मेरे पिताजी दफ्तर गए हैं। ड नंबर, मेरे को अभी पढ़ना है, मुझको अभी पढ़ना है या मुझे अभी पढ़ना है। च, इस रहस्य का पता कोई को नहीं चलना चाहिए, इस रहस्य का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद भी लिखिए। तो इसमें पहला है क, प्रधानाचार्य ने तुम्हें बुलाया है। तो तुम्हें शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम है। फिर आगे है, कोई बाहर खड़ा है। तो कोई को रेखांकित करना है, कोई शब्द के नीचे लाइन लगानी है और अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। कोई के नीचे टिक लगा दीजिए आप लोग। फिर ग नंबर, मैं ईशान के घर गई थी। तो मैं के ऊपर नीचे टिक लगाइए, मैं के नीचे टिक लगाइए सभी लोग। मैं के नीचे टिक लगाओ और लिखो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। सुभाष कहाँ चला गया? तो सुभाष कहाँ चला गया? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। सुभाष कहाँ के ऊपर टिक लगाइए। देश की चिंता किसे है? तो किसे के ऊपर टिक लगाइए, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर तुम झूठ मत बोलना। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। जो बात कर रही है वो मेरी बहन है। जो और वो के ऊपर टिक लगाइए, संबंधवाचक सर्वनाम। यह बोतल मेरी है, यह के ऊपर टिक लगाइए, निश्चितवाचक सर्वनाम। समझ में आया ना सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो आंसर है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। 2 नंबर, सर्वनाम के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम देखेंगे पहले। वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, तुम्हें, उसे। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह, वह। 3rd नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कोई, कुछ। 4 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, कब, कितनी, किसने, कौन, क्या। 5 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, जो, वो, जिसने, उससे, जहाँ, वहाँ। 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, खुद, स्वयं, अपने आप वगैरह। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आंसर है, वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जबकि अनिश्चितवाचक सर्वनाम शब्द में जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हमारा यह सर्वनाम वाला जो लेसन है यह पूरा होता है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है और हमारा पढ़ने का भी पूरा हो गया है। फिर भी आप लोगों को इस लेसन को अच्छी तरह से पहले लेसन पूरा पढ़ लेना है। आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपको आना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जल्दी बोलो। तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और आपको इस तरह से अच्छी तरह से पूरा याद भी करते हुए जाना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद, बाय। हाँ, आपको एक बात और कहनी है कि आपको जो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसी में भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। आपको अलग से आपकी नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने लिखने को जो क्वेश्चन आंसर होते हैं जो ग्रामर के अंदर, जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद, यही आप अगर आपकी नोटबुक में लिख लोगे तो चलेगा। ठीक है, बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लो। जो भी ऑप्शन वाले हैं जो भी वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं जो वो आप अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, पतली सी नोटबुक ग्रामर की बना लेना, उसी में लिखना। ठीक है।